नमस्कार, मैं हूं पंकज उपाध्याय। ब्राह्मण इंटरनेशनल के खास प्रोग्राम ब्राह्मण संघ संवाद की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे अजय मिश्र दबंग जी से। उनसे जानेंगे ब्राह्मण ब्राह्मणत्व ब्राह्मणवाद के बारे में उनकी क्या अपनी सोच है, ब्राह्मण हितों के लिए किस तरीके से काम समाज में होना चाहिए, क्या हो रहा है, आप लोगों के क्या प्रयास हैं। हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार पंकज जी, आपको और आपके दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। आज के वक्त में ब्राह्मणों की एक्चुअल स्थिति क्या मानते हैं देश में? बहुत अच्छा प्रश्न किया पंकज जी आपने। देश में और विशेष रूप से इस भारतवर्ष पे जो ब्राह्मणों की आज की स्थिति है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। आज दिल्ली सरकार से हमने पूछा कि आपके जातिगत आंकड़े क्या हैं अधिकारियों और कर्मचारियों के, तो सरकार मुकर गई, बहाने बनाकर टाल गई। बड़ी मुश्किल से उन्होंने भारत सरकार से केवल आईएएस अफसरों के आंकड़े जुटाए और मुझे दिए, वहाँ भी कुछ नहीं था। तो जिस तरीके से देखिए, दो चीज़ें हुई हैं समाज में। एक तो सरकारी उत्पीड़न से हम ये कह सकते हैं कि लगातार सन 1947 क्या उसके ब्रिटिश गवर्नमेंट के उत्तरार्ध के दिनों से लेकर के अंबेडकरवाद के उदय से और देश के स्वतंत्र होने और संविधान के लागू होने तक एक नैरेटिव सेट किया गया इस देश में, ब्राह्मणों ने शोषण किया। और बार बार ये बोल करके तथाकथित उन लोगों के द्वारा भी जो स्वयं को देशभक्त, स्वयं को धर्मभक्त कहते हैं, तो ब्राह्मणों को जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डाला गया, आज स्वयं ब्राह्मण बच्चों के मन में और नई पीढ़ी के मन में, अरे हम तो शोषण करता है हमें तो। उसके बाद आज जब देश का प्रधानमंत्री मंच से बोलता है कि आपने शोषण किया, जब प्रधानमंत्री बोलता है तो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, तो आपके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। उसके बाद दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है कि आप गरीब हैं, आप रिक्शा चालक हैं, आप मजदूर हैं, लेकिन यदि आप ब्राह्मण हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं दी जा सकती। ऐसा संवैधानिक व्यवस्था इस देश के अंदर है। तो ये बड़ी समस्या है ब्राह्मण समाज के सामने। अंततः इसका उपाय केवल एक है कि समाज को ही एकजुट होकर के अपने हाथ मजबूत करने पड़ेंगे और अपने लोगों की सहायता अपने आप करनी पड़ेगी। एक सवाल आपने खुद उठाया भी था अभी इसके पहले कि लोगों को ये लगातार हमारे युवाओं को समझाने की कोशिश किया कि ब्राह्मण उत्तरदायी हैं, ब्राह्मणों ने शोषण किया जी लोगों का। जी, ब्राह्मण ऐसी कौन कौन सी जगह पे रहे या क्या शोषण कर पाए, इसे आप व्यक्तिगत तौर से कितना समझ पाते हैं? अब मैं आपको बताता हूँ। आप कहते हैं ब्राह्मणों ने शोषण किया जी, बहुत से सामाजिक संगठन इसी बात को कहते हैं और सरकारें भी उसको मानती हैं। लेकिन चलिए थोड़ा मैं आपको फ्लैशबैक में ले चलता हूँ। सन 2022 जी, 1950 से लेकर के 2022 तक भारत के संविधान का शासन है इस देश में। जी। ब्राह्मणों का क्या रोल है, मैं उल्टा प्रश्न आपसे करता हूँ। संविधान की शासन व्यवस्था में क्या ब्राह्मण विद्यालयों को ये निर्देश देने में सक्षम है किस व्यक्ति को प्रवेश दिया जाए, किसको न दिया जाए? नहीं। क्या ब्राह्मण सरकार को निर्देश देने में सक्षम है किसको नौकरी दी जाए, किसको न दी जाए? नहीं, ब्राह्मण जैसा संवैधानिक कोई पद ही नहीं बचा है कि ब्राह्मण हो। जो मैं बता रहा हूँ ना आपको। चलिए, उसके बीच में 1947 से लेकर के पिछले 200 साल तक ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल रहा इस देश में। सारा ब्रिटिश क्राउन के अंडर था और ब्रिटिश निजाम से देश चला। क्या ब्राह्मणों की हैसियत थी अंग्रेजों को आदेश देते किसको प्रवेश दें और किसको न दें? बिल्कुल नहीं। या ब्राह्मणों की हैसियत थी किसको नौकरी दी जाए या किसको न दी जाए? वहाँ भी ऐसे नहीं थी। ब्रिटिश के पहले 800 वर्ष तक मुगल इस देश में रहे। क्या किसी ब्राह्मण का यह हैसियत था कि बादशाह को निर्देश दे कि भाई इसको आप विद्यालय में प्रवेश दें, इसको दरबार में नौकरी दें, इसको न दें? नहीं, जब मुगलों का शासन है तो वहाँ ब्राह्मण का क्या? मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे, जो शोषण ब्राह्मणों ने 5000 साल तक किया, मैं आपसे उसके जवाब आपके मुंह से कहलवा रहा हूँ। तो ये सवाल अब 800 वर्ष के पहले, ये कितना हो गया आपका? 75 साल आज़ादी के, 200 साल अंग्रेजों के और 800 साल मुगल के।
तो 1075 साल का इतिहास तो आपने खुद मान लिया कि ब्राह्मण इस पोजीशन में नहीं था कि वो शासन व्यवस्था को निर्देशित कर सकता। मुगलों से पहले क्षत्रियों का शासन था। क्या ब्राह्मण किसी राजा का नाम? राजा तो क्षत्रिय थे। ब्राह्मण का कार्य क्या था? भिक्षाटन करता था। तो क्या ब्राह्मण राजा को निर्देशित कर सकता था कि वो किस प्रकार से शासन व्यवस्था चलाए और इसको दरबार में रखे या ना रखे? नहीं, आमतौर से वहां भी नहीं रहा। उसके बाद आप शोषण की बात करते हैं, मैं कुछ उदाहरण छोटे छोटे आपको 2-3 देता हूं 1 मिनट में, जिसको आप कहते हैं प्रचंड। ये मनुवाद और ब्राह्मणवाद 2 शब्द बड़े प्रचलित हैं। आप कहते हैं प्रचंड मनुवाद का काल सृष्टि के प्रारंभ के बाद त्रेता युग आता है। आप सबने एक कहानी सुनी है कि काशी नरेश महाराज हरिश्चंद्र ने स्वप्न में विश्वामित्र को अपना सारा राजपाट दान कर दिया। बाद में सुबह विश्वामित्र आते हैं कि आपने दान कर दिया, मुझे दक्षिणा भी चाहिए। तो बोले राजकोष चले, राजकोष तो आप दान कर चुके हैं, अब आप दक्षिणा कैसे देंगे? तो काशी नरेश अपनी पत्नी और पुत्र के साथ काशी के बाजार में महाराज हरिश्चंद्र बिकने के लिए खड़े होते हैं कि कोई उन्हें दास के रूप में स्वीकार करे, ताकि वो 60 भार सोना एकत्र कर विश्वामित्र को दक्षिणा दे सकें। अब पंकज जी यहां पर एक बात आती है। अब उस हरिश्चंद्र को खरीदकर अपना दास बनाने वाला कौन था? कल्लूरों। समाज के सबसे निचले पायदान पर शूद्र वर्णों में भी चांडाल वर्ण का व्यक्ति, जो कि शमशान में झाड़ू लगाने का कार्य करता था, उसने 60 भार सोना देकर हरिश्चंद्र को अपना दास बनाया। अब यह घटना आपको 2 व्यवस्थाओं में इंगित करती है। सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक रूप में मतलब क्षत्रिय कुलभूषण हरिश्चंद्र को डोम के यहाँ झाड़ू लगाने में कोई सामाजिक कष्ट नहीं था। कोई ऐसी सामाजिक व्यवस्थाएं थी, क्षत्रिय डोम की नौकरी नहीं कर सकता जी। यदि शोषणकारी व्यवस्था होती तो क्षत्रिय कैसे डोम के यहाँ झाड़ू होता? तो कुछ और ही चीज होती। और आर्थिक पक्ष इसका आप देखें कि डोम वो आर्थिक रूप से इतना सक्षम था कि वो 60 भार सोना दे करके खरीदने की हैसियत रखता था। मतलब जो आपको नैरेटिव सेट किया जाता है कि आर्थिक रूप से शोषण और सामाजिक रूप से शोषण, ये कहानी उन दोनों शोषणों का पर्दाफाश करती है। बिल्कुल। चक्रवर्ती सम्राट हस्तिनापुर नरेश महाराज शांतनु जी को एक मछुआरे की कन्या सत्यवती से प्रेम हो जाता है। सबने महाभारत पढ़ी है, सबने कहानी सुनी है। अब होना क्या चाहिए था? मछुआरे और शांतनु के सामाजिक हैसियत में क्या कंपैरिजन है? आप बताएं, क्या तुलना है? कोई नहीं। दो सिपाही भेजता राजा, वो उस लड़की को उठा ला, और मछुआरे की औकात नहीं थी उन सिपाहियों को प्रोटेस्ट या विरोध कर लेता। लेकिन नहीं हुआ क्या? शांतनु स्वयं उस मछुआरे के दरवाजे पर जाते हैं हाथ जोड़कर, और ये निवेदन करते हैं कि महाराज, मुझे आपकी पुत्री से प्रेम हो गया है, मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। अब क्या होना था पंकज जी? उस मछुआरे को तो गदगद हो जाना चाहिए था कि चक्रवर्ती हस्तिनापुर नरेश विवाह प्रस्ताव लेकर मेरे दरवाजे आया है। अब सामाजिक व्यवस्था का देखिए कि उसको भय नहीं है। वो मछुआरा खड़ा होता है, कहता है शांतनु महाराज, विवाह नहीं होगा। बोला क्यों नहीं होगा? मेरी एक शर्त है। शर्त क्या है? वह शर्त ये है कि आप वचन दें कि मेरी पुत्री की जो संतान होगी वह हस्तिनापुर के राज सिंहासन की उत्तराधिकारी होगी। तो उस मछुआरे की इतनी हिम्मत हो जाती है। आप कहते हैं शोषण सामाजिक व्यवस्था, और क्षत्रिय कुलभूषण महाराज शांतनु जो चक्रवर्ती सम्राट हैं, लिटरली गंगा जी के घाट पर खड़ा मछुआरा क्या उनके सामने शर्त रखने की हिम्मत रखता है? इस व्यवस्था को आप शोषणकारी व्यवस्था कहेंगे क्या? तो बातें आखिर बीच में आती कहां से हैं, जहां से ये नैरेटिव सेट हो रहा है, होता है? और किसने किया कि ब्राह्मणों ने शोषण किया, और उसमें क्या तर्क दिए गए? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये कहां से पैदा हुआ? ब्रिटिशर्स के आने के बाद कुछ साहित्य लिखा गया इस देश में, फुले के द्वारा, पेरियार के द्वारा, उसके बाद भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। जिस साहित्य की कोई तार्किक, कोई तथ्यात्मक व्यवस्था ही नहीं है, उनके पास कोई लॉजिक्स नहीं है, उन्होंने कुछ भी लिख दिया। उसके बाद कोल्हापुर के शाहू आप सब जानते हैं, उन्होंने जो व्यवस्थाएं दी, ये सारा मतलब ऑल दीज थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ ब्रिटिशर्स।
ब्रिटिशर्स उनको निर्देशित करते गए। ब्रिटिशर्स ने फुले को निर्देशित किया, फुले ने अपना साहित्य लिखा। उसके बाद पेरियार आए, पेरियार ने अपना साहित्य लिखा, अम्बेडकर आए। अब फुले, पेरियार, अम्बेडकर के पहले अब कोई ऐसा लिटरेचर ढूंढ कर नहीं ला सकते जिसमें इस प्रकार की व्यवस्था हो। आज भी लोग मनुस्मृति के दहन की बात करते हैं। मनुस्मृति शायद इनमें से किसी ने पढ़ी नहीं। आज मनुस्मृति की व्यवस्था है, उसमें क्या लिखा है? समान अपराध के लिए शूद्र को जितना दंड दिया जाना चाहिए उसका 2 गुना दंड वैश्य को दिया जाना चाहिए, उसका 4 गुना दंड क्षत्रिय को दिया जाना चाहिए, उसका 8 गुना दंड ब्राह्मण को दिया जाना चाहिए। यदि ब्राह्मणों ने शोषणकारी व्यवस्था बनाई होती तो अपने लिए 8 गुने दंड की व्यवस्था रखते क्या? मुझे बताइए। आगे दूसरी बात आप देखिए इसमें कि कर्म क्षेत्र के निर्धारण की जब बात आई तो शूद्रों को क्या निर्धारित किया गया? एंड द एंटायर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कुछ भी निर्माण होगा, कुछ भी बनाया जाएगा, किसके द्वारा बनाया जाएगा? कुम्हार बर्तन बनाएगा, सुनार सोना बनाएगा, बढ़ई ये करेगा, लुहार ये करेगा, नाई ये करेगा। सारी जो आज जाति क्या है पंकज जी, मैं सबसे एक प्रश्न छोटा सा करता हूँ। आप एक जाति का नाम लीजिए, आपके दिमाग में क्या फ्लैश करेगा? एक रोजगार। रोजगार। आप किसी जाति का नाम लें, बढ़ई, लुहार, सुनार, कुम्हार, बढ़ई, कोई कोई किस जितनी जातियां आपके संविधान में लिखी हुई हैं, 1000, 8000, 10,000 जाति का नाम लेते ही आपके दिमाग में एक रोजगार फ्लैश करता है कि ये व्यक्ति बढ़ई है तो क्या कर रहा होगा? लकड़ी काट रहा होगा, कारपेंटरी कर रहा होगा, फर्नीचर बना रहा होगा। कुम्हार है तो क्या कर रहा होगा? बर्तन बना रहा होगा। उसके बाद ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाई, त्योहारों को जोड़ा उन रोजगारों से। ऐसा दीपावली आएगी तो कुम्हार के लिए साल भर के भोजन यापन की व्यवस्था हो, किसी का विवाह होगा तो कुम्हार के बगैर नहीं होगा, माली के बगैर नहीं होगा, इसके बगैर नहीं होगा जी। तो क्या देश में अम्बेडकरवाद ने भ्रम की स्थिति बनाई है? यस, ये एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, झूठा नैरेटिव सेट किया जा रहा है। या आज की व्यवस्था में आप देखें, अभी कल परसों में देख रहा था, कोई कह रही है IAS ऑफिसर को इसलिए टाई नहीं लगाने दी जा रही है कि वो दलित IAS ऑफिसर है। वाह, क्या बात है। खैर, देश इन व्यवस्थाओं में नहीं आएगा तो प्रॉब्लम कैसे आएगी? ये कम्युनिज्म की देन है। वर्ण व्यवस्थाओं की बात करना लोगों ने किया। आज देश बड़ी भयानक स्थिति में है, भयानक तस्वीर भी लोगों के सामने लगातार है। इनसे बचने का क्या उपाय हो सकता है? ब्राह्मण वर्ग, ब्राह्मण युवा अपने आप को समरसता के नाम पे छला महसूस करता है और एक छलावा सा है समरसता। सही मायने में ब्राह्मणवाद क्या है और ब्राह्मण युवा कैसे स्वावलंबी हो या इन चीज़ों से अलग हटके वो समाज में कैसे जगह बनाए? अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, ये चीज़ें रहेंगी और निकट भविष्य में इनके न रहने का कोई समाधान दिखाई नहीं पड़ता। अब 2 चीज़ें तो समरसता, जो बड़ा शब्द मैं नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन अब मैं कहूँगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या उसके अनुषंगिक संगठनों ने इस समरसता शब्द का प्रचार किया। समरसता अच्छी शब्द है, समरसता की भावना होनी चाहिए, ऊंच नीच समाज में नहीं होना चाहिए। लेकिन आखिर कैसे? क्या एक समुदाय को अवसरों से वंचित करके दूसरे को आगे ले जाना? आखिर में ब्राह्मण युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? ब्राह्मण युवाओं को मैं केवल ये संदेश देना चाहूँगा, सबसे पहली बात, अपने मूल की ओर वापस आओ। आज हमारा युवा जो भटका है, भटका नहीं कहूँगा मैं उसे, उसको इतना फंसा दिया है इस व्यवस्था ने, सरकारों ने, रोजी रोटी के चक्कर में, तो लगे रोजी रोटी का प्रयास भी करे, लेकिन अपने धर्मशास्त्रों की ओर वापस आए, अपनी वर्ण आश्रम व्यवस्था की तरफ वापस आए और ये अपने दिमाग से खुरच कर निकाल दे कि उसके पूर्वजों ने कोई पाप किया है, जैसा कि सरकारें और संगठन कह रहे हैं। आपके पूर्वज यशस्वी थे, अपने पूर्वजों पर गर्व कीजिए। आपके पूर्वज परशुराम, विश्वामित्र, वशिष्ठ रहे हैं, इसलिए आपको उन पर गर्व करना चाहिए और अपनी रोजी रोटी के साथ साथ अपने धर्म पर, अपने वर्ण पर, अपने आश्रम की, अपनी सामाजिक व्यवस्थाओं पर भी ध्यान दें ताकि समाज आपको सम्मान की निगाह से देख सके।
आपने कार्यक्रम में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, आपके साथ जुड़ने के लिए, आपके दर्शकों। फिर इसी प्रकार समय होने पर हम जुड़ेंगे। पुनः एक बार आपके सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ऐसे ही किसी दूसरी शख्सियत के साथ साक्षात्कार करेंगे, जानेंगे उनकी क्या योजना आपके लिए है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। बने रहिए, बहुत ध्यान से रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।